हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 16 मई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एज वेल एज यूपीएससी 2026। साथ ही साथ दूसरे जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए भी हम लोग 16 मई 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एनालिसिस करने वाले हैं। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर इस कंटेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, और अगर कहीं मेंस आंसर राइटिंग में आपने इसका इस्तेमाल करना है तो किस तरह से आप इसमें से डाटा का यूज़ करें ताकि एक इफेक्टिव आंसर जो है आप लिखकर तैयार कर सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, काफ़ी कुछ है समझने के लिए एंड इट्स अ गारंटी यू कैन टेक फ्रॉम मी। ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन 16 मई 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं इसे। तो पहले समाचार में हमको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कुछ कमेंट्स किए हैं, उसके बारे में बातचीत करनी है। ये समाचार इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाता है कि पहली बार काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के बाद में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने सीधे सीधे पाकिस्तान और उसके न्यूक्लियर वेपन्स का नाम लेकर जो है बयान दिया है। तो अपने आप में इसका एक जो है इंपॉर्टेंस है, इसकी एक वैल्यू है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर यहाँ से हमारे लिए क्या क्या बातें रेलिवेंट हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडलाइन है, पाकिस्तान न्यूक्स मस्ट कम अंडर IAEA वॉच इंडिया। IAEA का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, ये अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर विजिट पे गए थे और वहाँ पर उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के जो ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको शॉर्ट में IAEA बोला जाता है, इसके सुपरविजन में आना चाहिए। उन लोगों को इस बात का उसकी देखभाल करनी चाहिए कि ये जो वेपन्स हैं गलत हाथों में ना पड़ जाएं या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो जाएं। और ये बयान देने के पीछे कि इनका जो देखरेख है वो IAEA ने करना चाहिए, इसके पीछे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव कर रहा है। उसका जो व्यवहार है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, उसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, जिस तरीके से वक्त वक्त पर उसके यहाँ कमेंट्स वगैरह दिए जाते रहते हैं, एक तरीके का इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट है। इसलिए इसके ऊपर IAEA का वॉच होना चाहिए, ऐसा इन्होंने अपने जो भाषण वहाँ पर दिया था उसमें कहा है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिफेंस मिनिस्टर की स्पीच के, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। वही बात उन्होंने दोहराई जो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अपनी स्पीच में कही थी कि अब जो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है इंडिया इसके सामने यील्ड नहीं करेगा, एंड क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो फिर उसकी आड़ में आप भारत में टेररिज्म कराते चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या उसकी जो थ्रेट है वो अब हमें हमारे देश के खिलाफ जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं इसका एक कह सकते हैं जड़ से समाधान करने से हमको रोक नहीं सकता, ये बात उन्होंने कह दी। साथ ही साथ उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि मैं दुनिया से पूछता हूँ, ग्लोबल कम्युनिटी से पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सेफ हैं। ऐसा इररिस्पॉन्सिबल और रोग नेशन जो है उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स होना पहली बात, और उसके बाद में फिर क्या इस तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ रह सकते हैं। आप देखें पहली बार ये हो रहा है कि इतना खुलकर डिफेंस मिनिस्टर ने जो है इस तरीके की बातें कही हैं पाकिस्तान के लिए। इसके पहले मुझे याद नहीं पड़ता इररिस्पॉन्सिबल और रोग नेशन जैसे शब्द ऑफिशियल लेवल पर इतने एक हाई रैंकिंग मिनिस्टर ने भारत सरकार के इस्तेमाल किए। और उसीलिए फिर उन्होंने आगे बोला कि क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल और रोग नेशन है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके वेपन्स जो है वो IAEA दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में आने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इन्होंने वापस रीइटरेट किया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली दोहराया था, कि जो देश है, यानी कि यहाँ भारत की बात हो रही है, कंट्री की जो आपकी अब पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको एक तरीके से रीडिफाइन कर दिया गया है प्रेजेंट सरकार के द्वारा। और अब अगर भारत की सॉइल के ऊपर कोई भी हमला होता है, कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, तो उसको आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं समझा जाएगा मगर उसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। अभी तक ये होता आ रहा था कि, या फिर इसको इस तरह से कहना चाहिए कि पाकिस्तान की ने काफी लंबे वक्त से पॉलिसी अपना रखी है जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स। पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स के तहत में पाकिस्तान का बेसिकली यह है कि आप बहुत बड़े बड़े हमले मत करो एकदम से, जिसके चलते भारत जो है उसमें आप एक तरीके का रेट्रीब्यूशन की जो है डिमांड बहुत तेज हो जाए और सरकार को एक्ट करना पड़े, मगर छोटे लेवल पर छिटपुट कुछ ना कुछ आप जो है करते रहो। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करते हुए, 1000 कट्स की पॉलिसी को फॉलो करते हुए पाकिस्तान लगातार कुछ ना कुछ जो है इंसिडेंट्स वगैरह कराता चला आ रहा है। और ये अभी से नहीं, 1989 से जो है हो रहा है। फुल स्केल इंसर्जेंसी जब 1989 में शुरू हुई और जब उसको किसी तरीके से कंटेन किया गया, तो
उसके बाद में से ये लगातार ये छिटपुट घटनाएं कि कहीं पे आपके 2 लोग जो हैं वो चले गए, कहीं पे 4 लोग चले गए, इस तरीके के अटैक्स लगातार होते चले आ रहे। अभी तक सरकार की पॉलिसी ये थी कि जैसे इस तरीके का कोई अटैक होता था तो उसके बाद 2-3 चीजें होती थी। एक तो ऑन द स्पॉट उन मिलिटेंट्स को, उन टेररिस्ट को जिन्होंने अटैक किया है उनको इंगेज किया जाता था और न्यूट्रलाइज किया जाता था। अगर लेट से वो इस अटैक को करके फरार हो जाते थे तो फिर उनकी हंटिंग की जाती थी और उनको न्यूट्रलाइज किया जाता था, बट बात जनरली उसके आगे नहीं बढ़ती थी। मगर अब यह है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स को आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं माना जाएगा कि मतलब सिर्फ उनकी हंटिंग करके उन्हें एलिमिनेट कर जो है बात नहीं खत्म होगी। अब उस जड़ की तरफ भी जो है हम जाएंगे जहां से ये सारी के सारा जो मेनेस है आपके कश्मीर में आप कह सकते हैं टेररिज्म का, ये शुरू होता है। एंड इसीलिए इस बात को बोला गया है कि अब अगर इस तरीके का एक भी इंसिडेंट हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब यह है कि इंडिया विल रिजर्व राइट टू रिस्पॉन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब राइट टू रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि फिर अगर इस तरह हमारे देश में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो फिर भाई हम बॉर्डर के उस तरफ जाकर, जिस तरह हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, उस तरीके का ऑपरेशन कंडक्ट करने का फिर हम अधिकार रखते हैं। ये बात जो है एक तरीके से क्लियर कर दी गई है। दूसरे शब्दों में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को संदेश दे दिया गया है कि अब कॉस्ट ऑफ कंसिक्वेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अभी तक ये हो रहा था कि कोई इस तरीके के जो इंसिडेंट करने वाले लोग थे वो यहाँ पर आते थे और इस तरीके का इंसिडेंट करने की कोशिश करते थे। अगर करने के पहले निपटा दिए गए तब पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे लाखों लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, उनको और वो ट्रेन करके जो है भेज देगा। और अगर वो कुछ इंसिडेंट कर जाते थे तो उससे फिर हमारा नुकसान होता था। तो पॉइंट यह है कि वो लोग जो पाकिस्तान से इस तरफ आ रहे थे और इस तरीके की घटनाएं कर रहे थे, अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाए तो भी उसका फायदा है, अगर उनको सक्सेस मिल जाए और हमारे यहाँ नुकसान हो जाए तो भी उनको फायदा है, और उसको पहले ही रोक लिया जाए और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये फेलियर हो जाए तो भी उनको कोई खास नुकसान हो नहीं रहा। तो एक तरीके से उनका जो कॉस्ट ऑफ कंसिक्वेंस था, कॉस्ट ऑफ कंसिक्वेंस जो है वो बहुत ज्यादा लो था। मगर अब इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि भाई ऐसी घटनाएं होंगी तो हम आएंगे, देयर विल बी रिटेलिएशन ऑन योर सॉइल, एंड उसमें फिर आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी जो है निशाना बनाया जा सकता है। और जो वहां पे पूरा आपने एक तरीके से एक इकोसिस्टम बना रखा है जहां से इस तरीके के लोग आ रहे हैं उनको तो खैर निशाना बनाया ही जाएगा। इससे आपका जो है इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट भी बनेगा, और उसके बाद में फिर आप अगर हमसे इंगेज करते हो तो वो इंगेजमेंट भी जो है आपको बहुत भारी पड़ेगा, पैसे लगते आपके पास में है नहीं, तो कुल मिलाकर आप जो है बहुत बुरी स्थिति में फंस जाएंगे अगर आपने हिंदुस्तान को छेड़ने की कोशिश करी। ये एक मैसेज जो है यहाँ से क्लियर कर दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ कंसिक्वेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये बात डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कही है। अच्छा, ये जो IAEA को आपने ये सुपरविजन की जो बात करी, इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि रिसेंटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको विजिट किया था और वहां पर पूरा चेक किया था कि वहां रेडिएशन वगैरह लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि रिसेंटली आपका एक अफवाह जो है वो उड़ गई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें यह बोला गया था कि एक जगह है पाकिस्तान में जिसका नाम है किराना हिल्स, यहाँ पे इंडिया ने स्ट्राइक करी है और इस किराना हिल्स में पाकिस्तान की जो है कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी थी और उसको हिट किया गया, तो उसके चलते वहां पे रेडिएशन वगैरह लीक हो गया। इस तरीके का र्यूमर जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फैल रहा था। इस र्यूमर को और ज्यादा बल इसलिए मिला क्योंकि अमेरिका से कुछ जो है आपके एरोप्लेन उतरे थे, कुछ एरोप्लेन कहीं और से भी आए थे, जिसमें ये खबर थी कि बोरॉन जो है वो लेकर आया गया है। अब बोरॉन एक इस तरीके का एलिमेंट है जो किसी भी जगह पे रेडिएशन वगैरह को कंटेन करने में इस्तेमाल होता है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी जो है लोगों के आने की खबरें थी। इस तरीके के काफी सारे र्यूमर्स वगैरह जो है उड़ रहे थे, तो इससे लोगों को एक आशंका हो गई थी कि शायद पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को किराना हिल्स में जो है बना के रखा गया था और इंडियन स्ट्राइक में वो हिट हुई है, तो उसके चलते वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो फैलना शुरू हो गया। हालांकि जो इंडियन एयरफोर्स के जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस थे एयर मार्शल AK भारती, उन्होंने इस तरीके के क्लेम्स को रिजेक्ट किया कि हमने किराना हिल्स को हिट किया या इस तरीके के वहां पे किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट किया। हम लोगों ने फिर बाद में बोला भी कि हमारा जो पूरा ऑपरेशन था वो कन्वेंशनल था, हमने किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को जो है वो हिट नहीं किया था। ये बात इंडिया ने अपनी तरफ से जो है क्लियर कर दी थी, बट र्यूमर्स वगैरह काफी उड़ रहे थे। अल्टीमेटली उन सारे र्यूमर्स को क्लियर किया गया है, और ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA है, इन्होंने क्लियर किया है कि पाकिस्तान की किसी भी आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी में कोई न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है, और स्पेशली जो इंडिया के साथ में रिसेंट आपका मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट उनका हुआ है उसके बाद में कोई लीक वगैरह की खबरें जो हैं, ये जो सारी खबरें चल रही हैं ये भ्रामक हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा उन्होंने क्लियर कर दिया गया। तो ये तो जो है आपका पूरा समाचार हो गया। अब यहाँ से फिर वही दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो जियोपॉलिटिकली एक बात अपने को क्लियर समझ में आती है कि इंडिया का जो स्टांस है अब वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। जिस तरह से दुनिया ने भी हमको इस बार रोका नहीं और हमारा कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ, मोर और लेस दुनिया हमारे साथ आके खड़ी हो गई। इससे ये भी समझ में आता है कि इंडिया की जो माइट है कहीं ना कहीं वो दुनिया भर में बढ़ी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे ये जो सारा का सारा इंसिडेंट वगैरह घटा, ये इसमें लोग ना सिर्फ हमारे साथ आके खड़े हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कह सकते हैं कि आप चेंज ऑफ एटीट्यूड जो है वो भारत का देखा कि इंडिया अब ऐसा नहीं है कि लाई डाउन होके जो है लगातार अटैक पे अटैक जो है बर्दाश्त करेगा। अब अगर रेड लाइंस क्रॉस होंगी तो फिर हम लोग भी जो है हिट बैक करेंगे, एंड ऐसा हिट बैक करेंगे कि सामने वाला जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो उसके कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक तरीके से इंडिया हैज शोन टू द वर्ल्ड दैट अब ये नहीं हो सकता कि कोई भी हमको हल्के में ले ले, या फिर वी आर नाउ अब इसका इस तरह से कहना चाहिए दैट वी आर अ राइजिंग सुपर पावर एंड वी आर नाउ गोइंग टू असर्ट व्हाट
बीइंग अ सुपर पावर मीन्स, ये बात जो है यहाँ से क्लियर कर दी गई। तो ये तो हो गया अपना समाचार। अब क्योंकि यहाँ पे IAEA या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात आई है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा अपने को जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा अपने को इसके बारे में खबर रखनी चाहिए, थोड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो इस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इज द वर्ल्ड्स लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। तो जाहिर सी बात है IAEA क्या है, एक सबसे पहली चीज इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यूक्लियर फील्ड में साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन देशों के बीच में हो, और किसी तरीके का कोई न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना कर ले, ये सारी चीजें जो है इनको इससे बचना, और एक दूसरे के न्यूक्लियर एनर्जी का जितना हो सके उतना पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करना, और उसको लेकर देशों के बीच में जितना हो सके उतना कोऑपरेशन बढ़ाना, ये IAEA का जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव। इट प्रमोट्स द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली इन कंप्लायंस विद ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन आर्म्स। तो वही बात की ये कोशिश या इंश्योर करती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का सेफ, सिक्योर और पीसफुल इस्तेमाल हो, किसी तरीके का गलत इस्तेमाल ना हो, एंड जो नॉन प्रोलिफरेशन के नॉर्म्स बनाए गए हैं, नॉन प्रोलिफरेशन के नॉर्म्स का मतलब यह है कि आप यूरेनियम को वेपन ग्रेड के लेवल तक जो है रिफाइन नहीं कर सकते, और इस तरीके की स्टेप्स वगैरह नहीं ले सकते कि भाई जिससे आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की दिशा में आगे बढ़े। ये चीज सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तो इस तरीके के जो नॉर्म्स हैं उनको बोला जाता है नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स। तो जिनके पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या जिनसे भी शेयर हो रही है, वो इस तरीके के नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको इंश्योर कराने की जिम्मेदारी भी IAEA के ऊपर डाली गई है। अब IAEA जो है इसको एक कानून के तहत में जो है बनाया गया है। इसका स्टैट्यूट या फिर इस कानून को 23 अक्टूबर 1956 को जो है अप्रूव कर दिया गया था, और ये कानून 1957 29 जुलाई को एग्जिस्टेंस में आ गया। तो तब से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है न्यूक्लियर फील्ड के केस में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है, एंड करेंटली इसके 178 मेंबर्स हैं, जिससे ये भी समझ में आता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इतने सारे देश अगर इसके सदस्य हैं, मतलब इसका मैंडेट है, लोग इसकी बात मानते हैं, और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है जो न्यूक्लियर फील्ड में काम कर रही है, उसको माना जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है, तभी लोग जो है इसकी बात सुनते हैं। लीगल स्टेटस और इसका ग्लोबल रोल क्या है, थोड़ा सा वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो UN के तहत में ये बॉडी काम करती है, और ऑटोनॉमस है, इसका मतलब किसी के हुक्म नहीं लेती। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कोई देश बहुत पावरफुल है तो उसके इन्फ्लुएंस में आके काम करेगी, या किसी तरीके का कोई बायस जो है किसी संस्था के तहत के अंडर में होने के चलते इसमें होगा, इस तरीके की चीजें भी नहीं है। तो IAEA जो है पूरी तरह से ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मगर UN का जो पूरा सिस्टम है उसके तहत में रहकर काम करती है। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से कि IAEA क्या है, एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, या यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम के तहत में आती है। एंड रेगुलरली दुनिया भर में जो भी आपका ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर पीसफुल कोऑपरेशन के लिए जितने भी आपके काम हो रहे हैं उस पर रिपोर्ट्स वगैरह बनाती हैं। प्रोलिफरेशन नॉन प्रोलिफरेशन वगैरह के जो नॉर्म्स हैं उनको सही तरह से कोई पालन कर रहा है, नहीं कर रहा, कंप्लायंस हो रहा है, नहीं हो रहा, इसको लेकर जो भी आपकी रिपोर्ट बनाई जाती है, इसको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में और यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, दोनों में ये प्रेजेंट करती हैं। दोनों को जो है ये टाइम टू टाइम पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी देती हैं, और उनके साथ में पूरे टाइम राब्ते में रहती हैं, कॉन्टैक्ट में रहती हैं। प्राइमरी गोल बेसिकली यही है कि किसी भी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को वेपन्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, गलत हाथों में न्यूक्लियर वेपन्स ना पड़े और गलत तरीके से इस्तेमाल ना। इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो भी डिस्कस करते हैं। द जनरल कॉन्फ्रेंस कंपोज्ड ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स मेट्स एनुअली टू अप्रूव बजट एंड सेट जनरल पॉलिसी डायरेक्शन। तो IAEA की कई सारी आपकी बॉडी है, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि IAEA के अंडर में काफ़ी सारी बॉडीज आती हैं। सबसे पहले तो उसके जो 178 स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे कंबाइन तौर पे कहलाते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस। अब जनरल कॉन्फ्रेंस में जितने भी आपके मेंबर स्टेट्स हैं, साल में कम से कम एक बार मिलते हैं, और उसका जो पूरा बजट है वो अप्रूव किया जाता है, सब फिर किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो सारी चीज़ें, और एक जनरल पॉलिसी डायरेक्शन बनाया जाता है कि IAEA का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको लेकर ये जिस तरह से काम कर रही है उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव आ गए तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ चेंज करना है, सारी चीजें ये लोग अप्रूव करते हैं। तो एक तो IAEA की जो इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर का पार्ट है वो है जनरल कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे के सारे आपके मेंबर स्टेट्स आ जाते हैं, टोटल 178। दूसरा आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसमें 35 मेंबर्स होते हैं, और ये साल में कम से कम 5 बार जो है मीटअप करती हैं, साल में कम से कम 5 बार इनकी आपस में मीटिंग्स होती हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है जो ये करते हैं वो है ये सेफ गार्ड के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनको अप्रूव करते हैं। मतलब ये कि जो भी आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज वगैरह पे, वो क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनका अप्रूवल इनके द्वारा किया जाता है। और जो दूसरे आपके फंक्शंस वगैरह आपको परफॉर्म करते हैं उस पर ये लोग बात करते हैं, और एक डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट करते हैं जो सारा डे टू डे काम देखता है। साथ ही अब ये जो डे टू डे काम देखने के लिए इनके पास में एक सेक्रेटेरिएट भी है, जिसको डायरेक्टर जनरल जो है लीड करता है, और डेली ऑपरेशन वगैरह को हैंडल करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर डाली गई। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है इसके, जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योर करना कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो, वेपन्स वगैरह बनाने में जो है कोई ना लग जाए, या किसी तरीके से उस तरफ किसी उस दिशा में कोई ना निकल जाए। अब इसको करने के लिए ये कई सारे आपके जो है स्टेप्स वगैरह करती हैं। सबसे पहले तो जितने भी आपके इस तरह के न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनका ऑन साइट इंस्पेक्शन जो है वक्त वक्त पर होता है, उनका इन्फॉर्मेशन एनालिसिस वगैरह किया जाता है वक्त वक्त पर, उनसे रिलेटेड जो भी आपको फॉर्मल इन्फॉर्मल इंटेलिजेंस मिलता रहता है उसका एनालिसिस वगैरह होता है, और दूसरी भी टेक्निक्स वगैरह हैं जिससे वक्त वक्त पर जो है ये वेरिफिकेशन किया जाता रहता है कि भाई पीसफुली जो है सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।
दो सेफगार्ड सर्व एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब ये सारी चीजें कर कर जहां तक हो सकता है मेजरली आप ये इंश्योर कर सकते हो कि कंप्लायंस जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है नॉन प्रोलिफरेशन का या नहीं हो रहा। और इसके बेसिस पे अगर कहीं पे कोई रोग नेशन बन रहा है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाइयां की जाती हैं, और नहीं बन रहा है तो फिर तो अच्छी बात है, अपने पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल करो न्यूक्लियर एनर्जी, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस की कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स ना तो कोई बनाए और ना इस तरीके की दिशा में कोई आगे बढ़े, जिनके पास है वो भी गलत इस्तेमाल ना करे, ये इस पर्टिकुलर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इंश्योर कराने की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर ये लोग काम करते हैं। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज अगर आती हैं तो उनसे फाइट करने में भी आईएईए जो है वो मदद करती है। इनफैक्ट अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि पाकिस्तान में जब ये अफवाह उड़ी थी कि भाई यहाँ पे जो है रेडिएशन लीक हुआ है, न्यूक्लियर लीक हुआ है, तो आईएईए वालों ने जाके इंस्पेक्शन क्यों किया था, क्योंकि अगर कहीं पर भी इस तरीके की कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट या हजार्ड होता है, कोई रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी आती है, तो वहां पर अब जो भी इनकी एक्सपर्टीज है, इनके पास में रिसोर्सेज हैं, उसकी इस्तेमाल करके भी जो है कोशिश की जाती है, चाहे नेशनल लेवल पर हो, रीजनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, इस तरीके कोई इशू हो जाए तो उसको रिस्पॉन्ड करके वहीं पर जो है कंटेन किया जाए। क्योंकि न्यूक्लियर डिजास्टर्स ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड होकर रह जाएंगे, उनका असर जो है पूरी दुनिया पे देखने के लिए मिलता है, तो उस चीज को एक जगह पे कन्फाइन करके रोका जा सके, उसमें भी ये लोग अपनी तरफ से मदद करते हैं। इट फैसिलिटेट साइंटिफिक कोऑपरेशन एंड टेक्निकल एक्सचेंज अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। तो वही बात की आपकी जो भी साइंटिफिक कोऑपरेशन है अगर अलग अलग देशों के बीच में न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को लेकर वो बढ़ाया जा सके तो बेहतर है, और इस तरीके से पीसफुल यूज के लिए अगर टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज किया जा सके तो मेंबर स्टेट्स के बीच में, तो उसमें भी जो है ये आईएईए वाले हेल्प करते हैं। किसी तरीके का अगर दो देशों के बीच में कोई ट्रस्ट इशू है तो उसको सॉल्व वगैरह कराना, ये सारी चीजें करने में आईएईए का एक इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। तो ये सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो इनके द्वारा किए जाते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि भाई ये जो किराना हिल्स है जो रिसेंटली न्यूज में बना हुआ है, ये कहाँ पर है। तो याद रखना है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में जो है ये आता है। दूसरा क्वेश्चन यही बनेगा कि ये आईएईए क्या है। तो आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक न्यूक्लियर वॉचडॉग है जो इंश्योर कराता है कि दुनिया भर में नॉन प्रोलिफरेशन जो है वो रहे, लोग आपका पीसफुल यूज करें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, ये वेपन्स वगैरह बनाने की तरफ में ना जाए। कब से काम कर रहा है ये, तो 1957 से एग्जिस्टेंस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूरोप के ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में कहाँ पर, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन रेलवे वगैरह में पूछा जा सकता है क्योंकि आईएईए न्यूज में है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 178। ये किस तरीके की बॉडी है, तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में काम करने वाली एक इंटर गवर्नमेंटल मगर एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती। यूनाइटेड नेशंस में कहाँ कहाँ रिपोर्ट करती हैं, जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट्स वगैरह प्रोजेक्ट करती हैं, और टाइम टू टाइम उनको जो भी इस तरीके की न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई बात पता होनी चाहिए तो उससे आगाह करती रहती हैं। 3 इसके भी सब पार्ट होते हैं। सबसे पहला है आपका एक जनरल कॉन्फ्रेंस जिसमें आपके सारे नेशंस यानी कि या सारे मेंबर्स यानी कि 178 नेशंस आ जाते हैं। दूसरा होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर जिसमें 35 मेंबर स्टेट्स होते हैं जो टाइम टू टाइम आपका चेंज होते रहते हैं। एंड तीसरा आ जाता है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट को डायरेक्टर जनरल डील करता है जो टाइम टू टाइम जो है अपना सारा ये जो डे टू डे फंक्शंस को डील करता है, और ये जो 35 मेंबर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करते हैं। इंपॉर्टेंट काम किया वो सारे अपन ने देख ही लिए। एक तरीके से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको उसके प्रचार प्रसार में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का तौर पर ये लोग काम करते हैं। ये बात भी जो है अपन ने यहाँ पे क्लियर कर ली, ये बात भी जो अपने को यहाँ पे समझ में आ गई। तो अगर आईएईए के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं फैक्ट्स वगैरह में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जाएगा और आपसे और इसके बाद अब आपको जवाब देते इसका बनना चाहिए। चले दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अगले समाचार में हमको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में बात करनी है। ये समाचार आने वाले जितने भी आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले दूसरे एग्जामिनेशंस हो गए एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह, उनमें हाई चांसेस हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाए। इसके अलावा जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, सब में एक भारी संभावना है कि इस न्यूज़ में से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें जो चीज़ें डिस्कस हम लोग करने वाले हैं कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस न्यूज़ को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अब ये समाचार शुरू करने के पहले कुछ बातें या कुछ कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी और कंटेक्स्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता क्या है। भारत का के संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में ये लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से उसकी ओपिनियन या फिर राय मांग सकता है। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट क्या होता है, अगर कोई कानून है उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, ठीक है जी,
उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, या फिर उस लॉ में कोई इस तरीके की बात या कोई इस तरीके का फैक्ट आ गया है जिसके इंटरप्रिटेशन को लेकर या जिसके चलते किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक स्थिति जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो ये संशय की स्थिति है इसको क्लियर करने के लिए भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो आर्टिकल 143 के तहत में सुप्रीम कोर्ट से उनकी राय पूछ सकता है कि भैया फलाना फलाना जो लॉ या फिर फैक्ट का सवाल है जिसको लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें बताइए। तो इस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट से भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत में कोई ओपिनियन मांगता है तो उसको बोला जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। पहली बात तो ये। और जब इस तरीके की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो फिर सुप्रीम कोर्ट कम से कम 5 जजेस की एक बेंच बनाता है, और ये 5 जजेस की फिर बेंच जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट को डिसाइड करती है। इस 5 जजेस की बेंच का जो भी मेजोरिटी ओपिनियन निकल कर आता है, लेट्स से कि 5 में से 3 जजेस ने एक ओपिनियन दिया और 2 जजेस ने एक तरीके का ओपिनियन दिया, तो 3 जजेस ने जो ओपिनियन दिया है वो प्रिवेल कर जाएगा, इसको हम लोग मेजॉरिटी ओपिनियन बोलेंगे, या 4-1 हो गया इस तरीके से। तो जो भी आपका मेजॉरिटी ओपिनियन निकल कर आता है सुप्रीम कोर्ट की, जो 5 या 5 से ज्यादा जजेस की जो भी बेंच बनती है, इसका जो भी ओपिनियन आपका निकल कर आता है, इसको फिर भारत के राष्ट्रपति को कन्वे कर दिया जाता है उनके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जवाब में। अब ये राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो इस पर्टिकुलर ओपिनियन को या फिर ये जो मेजॉरिटी ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का, इसको माने या ना माने। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, उनकी मर्जी है, और अगर वो नहीं मानते हैं तो भी उनकी मर्जी है, कोई इनको बाध्य नहीं कर सकता। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट अपनी जो ओपिनियन देता है भारत के राष्ट्रपति को, जिसको भारत का राष्ट्रपति चाहे तो माने चाहे तो ना माने, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का पार्ट होता है। तो ये हो गया अपना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। अपने को ध्यान रखना है, आर्टिकल 143 के अंदर भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट फिर जो ओपिनियन दे, राष्ट्रपति उसको चाहे तो माने चाहे तो उसको ना माने, और ये जो ओपिनियन मांगने की प्रोसेस है इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। और ये जो ओपिनियन दिया जाता है ये सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत में आता है। एक तो ये हो गया। अब इसी न्यूज में 2 आर्टिकल्स का जिक्र और आएगा, उसको भी हम लोग अभी लगे हाथों देख लेते हैं, फिर हम लोग न्यूज पढ़ेंगे। आर्टिकल 200 डील्स विद द पावर्स ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि किसी राज्य की विधानसभा ने अगर कोई बिल पास किया है तो विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से वो बिल पास होकर जाता है राज्य के गवर्नर के पास में साइन होने के लिए। अब गवर्नर जब उसके ऊपर साइन करता है तब वो कानून, जो बिल है वो कानून बन जाता है और उस राज्य में लागू हो जाता है। अब गवर्नर के पास जब कोई बिल साइन होने के लिए आता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 200 के तहत में भारत के जो राज्यों में गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनके पास में कुछ पावर्स होती हैं। पहला तो यह है कि वो उस बिल के ऊपर साइन कर दे, या फिर यूं बोलना चाहिए कि बिल को अपना एसेंट दे दे। अगर ऐसा हुआ तो वो बिल जो है वो कानून बन जाएगा और उस राज्य में लागू हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि वो उस बिल के ऊपर साइन ना करे, उसको विथहोल्ड कर रखे। तीसरा ये होता है कि वो बिल को रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लौटा दे, उनसे ये बोले कि भाई आप इसके ऊपर फिर से पुनर्विचार करिए और फिर से देखिए, उसके बाद में इसको पास करके भेजिएगा। चौथा ये होता है कि वो चाहे तो भारत के राष्ट्रपति के रेफरेंस के लिए उस बिल को प्रिजर्व कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। ये 4 ओपिनियन उसके पास में होता है। अब आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट्स वीटो पावर ऑन द बिल रिजर्व बाय द गवर्नर। तो जब भारत के का जो किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने बिल पास करके गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने आर्टिकल 200 के तहत में या तो बिल के ऊपर साइन करके उसको एसेट दे दिया, या उसको ऊपर साइन नहीं किया, अपना एसेट विथहोल्ड करके रखा, या बिल को रिटर्न कर दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर भारत के राष्ट्रपति के रेफरेंस के लिए उसको रिजर्व कर लिया। अगर उसने आर्टिकल 200 के तहत में उसको भारत के राष्ट्रपति के रेफरेंस के लिए रिजर्व कर लिया तो फिर ये बिल भारत के राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। अब भारत के राष्ट्रपति भी अगर चाहे तो उसके ऊपर साइन कर दें और उसको अपना एसेंट दे दें, चाहे तो फिर इसके ऊपर साइन ना करें और अपना एसेंट जो है विथहोल्ड करके रखें। तीसरा यह है कि वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए बिल को लौटा सकते हैं। अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल उन्होंने लौटा दिया रिकंसिडरेशन के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को फिर से पास करके जो है भारत के राष्ट्रपति के पास में भेजा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति से गया तो फिर राष्ट्रपति के पास ही वापस जाएगा, फिर गवर्नर के पास में वापस नहीं जाता। ये भारत के राष्ट्रपति के पास में भेजा तो भी फिर भारत के राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उसके ऊपर साइन करें या फिर उसके ऊपर साइन ना करें। जनरली ये होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर साइन करके फिर से उसको गवर्नर के पास में भेज देती है तो गवर्नर के पास में 2 ऑप्शंस हैं, या तो उसके ऊपर वो साइन करे या प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए उसको रख ले, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। मगर अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास फिर वापस आता है तो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उसके ऊपर साइन करे या फिर उसके ऊपर साइन ना करे, चाहे तो उसको फिर से रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं। यहीं पर थोड़ी सी कहानी आपका ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट है उसके केस में थोड़ी सी अलग है कि भारत के राष्ट्रपति ने अगर एक बार बिल को पार्लियामेंट के पास किए, बिल को लौटा दिया और उन्होंने साइन करके उन्होंने फिर से उसको पास करके वापस भेज दिया, तो राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का पास किया वो बिल जो है उसके ऊपर साइन करना पड़ेंगे। मगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के गवर्नर ने अगर बिल को रिजर्व किया है प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए, प्रेसिडेंट ने अगर उसको वापस लौटा दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर पास करके अगर प्रेसिडेंट के पास में बिल वापस भेज दिया तो भी प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होता उसके ऊपर साइन करने के लिए। तो ये अपने को याद रखना है, आर्टिकल 201 के तहत में ये होता है और आर्टिकल 200 के तहत में गवर्नर जो है बिल को रिजर्व रखता है। तो ये तो 3 आर्टिकल्स हो गए
जिसका बार बार यहाँ पे जिक्र आने वाला है। आर्टिकल 143 जिसके तहत में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया जाता है, आर्टिकल 200 जिसके तहत में गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो बिल पास होते हैं उसके ऊपर कोई एक्शन लेता है, और आर्टिकल 201 जिसमें अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अगर बिल को रिजर्व कर लिया है तो फिर प्रेसिडेंट का उसमें जो वीटो पावर है उसमें कि वो उसके ऊपर चाहे तो साइन ना करे, चाहे तो विथहोल्ड करके रखे, रिटर्न कर दे और उसके बाद फिर आप भेजो तो उसके बाद भी उसकी मर्जी है कि करे ना करे। ये सारी पावर्स के साथ में आर्टिकल 201 डील करता है। ये 3 आर्टिकल्स अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन लोग न्यूज डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की पूरी न्यूज है, इसकी कहानी की शुरुआत कहां से होती है वो हम लोग अब देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है। तमिलनाडु की जो सरकार थी उन्होंने एक केस लगाया था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की एक बेंच बनाई गई जिसमें जस्टिस जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन साहब शामिल थे। इन्होंने एक फैसला दिया है। अब केस क्या था थोड़ा सा समझते हैं। तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने 10 बिल्स या 10 आपके विधेयकों को पास करके गवर्नर के पास में साइन करने के लिए भेजा। गवर्नर ने पहले तो उन 10 के 10 बिलों को वापस लौटा दिया रिकंसिडरेशन के लिए कि भाई ये जो बिल है आप इनको रिकंसिडर करो, उसके बाद में भेजना, तब देखा जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली ने 10 के 10 बिल फिर से पास किए और गवर्नर के पास में उनको फिर से भेज दिया ज्यों का त्यों। अब गवर्नर के पास में 2 ऑप्शंस थे, या तो वो बिल के ऊपर साइन करता या फिर वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उन बिल्स को रोक लेता। तो गवर्नर ने एक तो काफी लंबे वक्त तक उन बिल्स को लटका के रखा और उसके बाद में फिर उसने प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उन बिल्स को रिजर्व कर दिया। तो तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई ये बोलते हुए कि ये कोई तरीका तो होता नहीं है कि एक तो आपने इतने लंबे वक्त तक जो है हमारे बिल्स को लटका के रखा, हमने उसके बाद फिर आपने जो इनको रिटर्न कर दिया, हमने उनको जस का तस पास करके भेजा, तो साइन ना करने की, अगर आपको प्रेसिडेंट के पास ही भेजना था तो फिर आप पहले ही उनको विचार करके हमारे पास भेज चुके थे, हमने जस का तस उनको पास करके आपके पास भेजा था। अगर आपको उसको प्रेसिडेंट के पास ही भेजना था तो फिर आप जल्दी से जल्दी भेज देते। आपने एक लंबे वक्त तक उनको लटका के रखा और उसके बाद जब एक रीजनेबल टाइम से ज्यादा निकल गया तो उसके बाद में फिर आपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए जो उनको रिजर्व कर दिया। इससे वो बिल लंबे वक्त तक जो है पास नहीं हो पाएंगे और जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम बिल को लाना चाहते हैं पता चला कि वो सारे ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव नहीं हो पाएंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है। इस तरीके का केस बनाकर आपकी जो तमिलनाडु की सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया। अल्टीमेटली ये जो 2 जजेस की बेंच है जिसमें जस्टिस जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन साहब थे, इन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने जो जजमेंट दिया उन्होंने इस बात को माना कि ये जो गवर्नर ने एक्शन लिया है ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो सही नहीं था, वो इलीगल था एंड इस तरीके से आप नहीं कर सकते। एंड जैसे ही उन्होंने ये बोला कि गवर्नर की जो ये पूरी हरकत थी कि दूसरी बार जब बिल्स को पास करके भेजा गया था तब आपने बहुत लंबे वक्त तक बिल्स को लटका के रखा और उसके बाद में फिर आपने प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए या उनके कंसिडरेशन के लिए जो है आपने उनको रिजर्व कर दिया, ये पूरा का पूरा एक्शन इलीगल था, ये सही चीज नहीं थी। अब जैसे ही उन्होंने ये अपने वर्डिक्ट में ये बात कही वैसे ही हुआ क्या, ये जो 10 के 10 बिल भारत के राष्ट्रपति के पास गए थे, इन 10 में से भारत के राष्ट्रपति ने सिर्फ एक बिल के ऊपर अपना एसेंट दिया, 7 बिल्स को रिजेक्ट कर दिया और जो आपके बचे हुए बाकी 2 बिल्स थे उनको उन्होंने कंसिडरेशन में लिया ही नहीं था। तो कायदे से तमिलनाडु की सरकार ने जो 10 बिल पास किए थे उसमें से सिर्फ एक बिल जो है वो कानून बना था, बाकी 9 जो है वो कानून नहीं बन पाए थे। तो जैसे ही भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नर का पूरा एक्शन लीगल था, वैसे ही भारत के जो प्रेसिडेंट ने काम किया था कि 10 में से एक बिल को अपनी एसेंट दी थी, उसके ऊपर साइन किए थे और बाकी 7 को रिजेक्ट किया था और बाकी 2 को कंसीडर नहीं किया था, ये पूरा का पूरा जो एक्शन है ये बाय डिफॉल्ट जो है वो कैंसिल हो गया। क्योंकि जब इलीगल आपका जो गवर्नर का जो एक्शन है जब वही इलीगल करार दे दिया गया तो फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट ने बाकी जो आगे प्रक्रिया वगैरह की होगी उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, उसका कोई मतलब ही नहीं था। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो आपका पूरा प्रोसेस की गई थी 10 में एक बिल को पास करना और बाकियों को पास नहीं करना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है बाय डिफॉल्ट आपका नल एंड वॉइड हो गई। अब ये प्रोसेस होने के बाद में इसको ऑब्वियस ये बात है तमिलनाडु की सरकार ने अपनी विक्ट्री के तौर पे बताया और जो राजनीति होती है उसके ऊपर खूब जमकर राजनीति वगैरह भी हुई। इसी पर्टिकुलर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कह दी, उन्होंने ये बोला कि अगर आगे से अब इस तरीके से बिल्स वगैरह को रिजर्व किया जाएगा तो गवर्नर को 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई उसको इस बिल को प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए रिजर्व करना है या नहीं करना। अब वो इसको ऐसे इंडेफिनेटली जो है वो लटका कर नहीं रख सकता। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि आगे से ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम तक जो है पेंडिंग रखोगे बिल्स को और काम नहीं होने दोगे, ऐसा नहीं है। गवर्नर को या तो बिल के ऊपर एसेंट अपना देना पड़ेगा, विथहोल्ड करना है, रिटर्न करना है, वो सारी चीजें तो है, मगर अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए आपको या प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए आपको अगर रिजर्व करना है तो आपके पास में 1 महीने का टाइम है, उसमें आप ये काम करोगे। अगर 1 महीने के अंदर अंदर नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि आपने एसेंट दे दिया है, बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि आपने एसेंट दे दिया है, इस बात को पकड़ के चलिएगा। अगर आपने उस 1 महीने के अंदर में आप प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को अगर रिजर्व कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास में फिर 3 महीनों का वक्त होगा और इन 3 महीनों के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को डिसाइड करना है कि भैया उसको इस बिल के ऊपर एक्शन लेना है नहीं लेना, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर 3 महीनों तक प्रेसिडेंट ने उस बिल को लटका कर रखा तो जैसे ही 3 महीने खत्म होंगे फिर ये माना जाएगा या फिर ये डीम किया जाएगा कि प्रेसिडेंट ने उस बिल को पास कर दिया और बिल जो है ये पास आपका मान लिया जाएगा और आपकी जो स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट है उस बिल को अपने राज्य में लागू कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा क्या बोला। एक तो गवर्नर का एक्शन इलीगल है और उसके बाद प्रेसिडेंट ने जो पूरा का पूरा काम किया था वो वैसे आपका नल एंड वॉइड हो गया। और फिर ये बोल दिया कि आगे से आपके गवर्नर के पास में 1 महीने का वक्त है डिसाइड करने के लिए कि उसको प्रेसिडेंट के पास रेफरेंस के लिए बिल भेजना है नहीं भेजना। अगर उसने भेजा तो प्रेसिडेंट के पास में फिर 3 महीनों का वक्त है जिसमें उनको डिसाइड करना है कि काम करना है आपको इसका बिल का क्या करना है क्या नहीं करना। अगर ये 1 महीने से ज्यादा की लिमिट वायलेट करता है, अगर ये 3 महीनों से ज्यादा की लिमिट वायलेट करते हैं, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, शब्द पकड़ के चलिएगा, ये माना जाएगा, ये डीम किया जाएगा कि ये बिल जो है आपका पास हो गया है और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको लागू कर सकती है। ये बात इस पर्टिकुलर जजमेंट में कही गई थी। अब इसके बाद में इस पूरे के पूरे मसले पर जमकर राजनीति हुई थी। अब फाइनली उसके बाद में प्रेसिडेंट साहब ने ये रेफरेंस या फिर ये ओपिनियन जो है सुप्रीम कोर्ट से मांगा है इस जजमेंट के बाद में। एक चीज और कि जब भी इस तरीके से प्रेसिडेंट ओपिनियन मांगता है या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया जाता है तो प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से काम नहीं करता। ये बेसिकली सरकार का काम है। सरकार जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने जो है प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दिया कि भाई आप ये ओपिनियन जो है गवर्नर से, ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे मांगिए। तो एक तरीके से भारत की जो सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये बात जो है पूछी है या सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी है। बट ऑब्वियसली बात है, कानून में ये लिखा गया कि प्रेसिडेंट ये काम कर रहा है तो सारा का सारा जो मैटर है वो प्रेसिडेंट के नाम पर बोला जाता है। बट बेसिकली ये सरकार ने जो है सवाल एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से पूछे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने सवाल जो है वो ये पूछे हैं, या आपकी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये बोला है या ये पूछा है या ये ओपिनियन मांगी है कि वेदर the court can impose timelines and prescribe manner of conduct of governors and president while dealing with the state bills sent to them for assent or reserved for consideration। यानी कि पहला सवाल तो ये कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट, ये एक पहली बात तो ये कि वो इस तरीके की कोई टाइमलाइन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर या और भारत के स्टेट के गवर्नर्स के ऊपर लगा सकता है कि आपको इतने इतने वक्त में जो है बिल्स के ऊपर फैसला लेना पड़ेगा। और दूसरा कि क्या वो ये डिसाइड कर सकता है कि इस तरीके के जो बिल्स हैं जब इनको रिजर्व किया जाएगा प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए तो प्रेसिडेंट को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए या किस तरीके से जब इनको डील करना चाहिए, या गवर्नर के ऊपर आप इस तरीके का जो है पूरा प्रोसीजर आप इंपोज कर सकते हो, क्या उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि अगर उसे बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है तो फिर वो उसमें क्या करे या क्या ना करे, क्या आप ये काम कर सकते हो। 2 इंपॉर्टेंट सवाल जो है यहाँ पे पूछे गए। सवाल तो खैर काफी सारे पूछे गए मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के प्रेसिडेंट को और भारत के गवर्नर्स को जो है बाध्य कर सकता है कि भाई आपको जो है, एक तो हम ये टाइम लिमिट लगा रहे हैं, क्या एक तो आप हमारे ऊपर ये टाइम लिमिट लगा सकते हो, हाँ या ना। एक तो ये चीज। दूसरा ये कि किस तरीके से इस हम लोग जो है अपना कंडक्ट लेकर चले, हमें किस तरीके से डिसाइड करें क्या हमारा मैनर होना चाहिए बिल को रिजर्व करते वक्त में या उसके ऊपर पूरा अपना फैसला लेते हुए, ये आप क्या पहले से प्रिस्क्राइब कर सकते हो, हाँ या ना। इस तरीके के सवाल जो है इसमें पूछे गए। दूसरे शब्दों में द रेफरेंस इज आस्क्ड if judicial order can dictate by what time and how the president and governor should function under article 200 and 201। तो दूसरे शब्दों में 143 का इस्तेमाल कर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भारत की राष्ट्रपति ने या फिर इनडायरेक्टली भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को और गवर्नर्स को ये डिक्टेशन दे सकता है, उनको निर्देशित कर सकता है, उन्हें डायरेक्ट कर सकता है कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के तहत में वो किस तरीके से काम करेंगे या किस तरह से काम नहीं करेंगे। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 200 और 201 के तहत में भारत का राष्ट्रपति या गवर्नर कैसे एक्ट करेंगे वो पूरी तरीके से जो है उनके ऊपर छोड़ा गया है। कोई इनको इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकता, या कम से कम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का कुछ लिखा नहीं गया। उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, तो उस पर फिर ये सवाल पूछना एक तरीके से वाजिब भी है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के डिक्टेशन दे सकता है, हाँ या ना। कुल मिलाकर इस पूरे रेफरेंस में या इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में 14 सवाल पूछे गए, 14 तगड़े सवाल पूछे गए हैं। और जो लोग लॉ वगैरह के बारे में जानकारी रखते हैं वो बेसिकली इसको अप्रिशिएट भी करना है। कई जो इस तरीके के लीडिंग लॉयर्स हैं, दोनों आप कह सकते हैं पक्षों के, कई राइट विंग के लॉयर माने जाते हैं, कई लेफ्ट विंग के लॉयर माने जाते हैं। तो अगर आप एक सेन माइंड के व्यक्ति से बात करें जो अनबायस्ड होकर, इम्पार्शियल होकर अपनी आइडियोलॉजी एक तरफ रखकर अगर पूरा रेफरेंस पढ़ के अपना ओपिनियन दे, तो लगभग हर आदमी बोल रहा है कि किसी ने भी ये पूरा एनालिसिस कर सवाल ड्राफ्ट किए हैं, सवाल तगड़े हैं। 14 सवाल पूछे गए, एक एक करके आप जो है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं सवाल तो यह है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स कैन टाइम लिमिट्स बी इम्पोज्ड एंड मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर बी प्रिस्क्राइब्ड थ्रू जुडिशियल ऑर्डर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सवाल में भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि देखिए गवर्नर और प्रेसिडेंट को किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर फैसला लेने में कितना वक्त लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसको लेकर संविधान में तो किसी तरीके की कोई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है नहीं। संविधान ने तो नहीं बोला कि आपने भैया इतने वक्त में ही जो है फैसला लेना है इस तरह से। तो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई भाई देखो बाउंडेशन है नहीं। क्या भारत का
इस तरीके का कोई बाउंडेशन वगैरह है नहीं, तो क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की कोई टाइम लिमिट भारत के प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के ऊपर लगा सकता है जुडिशियल ऑर्डर पास करके? और क्योंकि इस तरीके के जुडिशियल ऑर्डर आर्टिकल 142 के तहत में पास किए गए थे इस जजमेंट में, जिसके बाद ये रेफरेंस मांगा गया है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये पूछा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो होती है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, भारत के संविधान ने भारत के राष्ट्रपति और गवर्नर्स को जो पावर दी है, उनको आर्टिकल 143 के तहत में 142 के तहत में कोई ऑर्डर पास करके क्या सुप्रीम कोर्ट उनको ओवरराइड कर सकता है? क्या उनको सब्स्टिट्यूट कर सकता है? उन पावर्स को ओवरराइड कर किसी तरीके का ऑर्डर या आदेश जो है भारत के राष्ट्रपति या भारत के गवर्नर्स के लिए लागू कर सकता है, हाँ या ना? पहला तो आप ये बताइए। और आर्टिकल 142 इसके बारे में एक बात और है कि इस आर्टिकल 142 लिमिटेड टू मैटर्स ऑफ प्रोसीजरल लॉज और डज इट एक्सटेंड टू इशूइंग डायरेक्शंस कंट्री टू और इनकंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक ही इसी के सवाल को आगे बढ़ाते हुए ये पूछा गया है कि जो एग्जिस्टिंग आपके लॉ हैं, जिन इन लॉज के रिस्पेक्ट में ही आप आर्टिकल 142 के तहत में ऑर्डर जारी कर सकते हो, या फिर जो आपके संविधान की पूरी आपकी प्रोसेसेस वगैरह बनी हुई हैं, जो पूरे आपके प्रोसीजर्स वगैरह डेवलप हुए हैं, इसके इस रिस्पेक्ट में भी जो है, इसके अगेंस्ट में भी जाकर आप आर्टिकल 142 के तहत में ऑर्डर जारी कर सकते हो। हमको ये भी बताओ। आप ये सारा सवाल आर्टिकल 142 को लेकर क्यों पूछा गया है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 142 है, उसने सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी भी तरीके का ऑर्डर पास कर सकता है, किसी भी तरीके का ऑर्डर पास कर सकता है। बात को समझिएगा। आर्टिकल 142 ये बोलता है कि अगर कहीं पर आपको कंप्लीट जस्टिस करना है और जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके तहत में अगर कंप्लीट जस्टिस नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करिए और जो चाहे वो ऑर्डर आप पास करें और कंप्लीट जस्टिस आप करिए। तो इसी आर्टिकल का, इसी ऑर्डर का इस्तेमाल करते या इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये बोला कि 1 महीने और 3 महीने में फैसला करो। अब इन्होंने पलट कर ये पूछ लिया है कि क्या ये जो आर्टिकल 142 है, इसका इस्तेमाल जो आपका प्रोसीजरल लॉ होता है, यानी कि जो नॉर्मल आपके ऑर्डिनरी कानून वानून होते हैं, सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में दिशा निर्देश देने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर इस तरीके की आपकी जो पूरा एक आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर्स बने हुए हैं संविधान के, उनके जो पूरे प्रोविजंस डले हुए हैं, क्या आप उनके अगेंस्ट में जाकर भी आर्टिकल 142 के तहत में ऑर्डर पास कर सकते हो, हाँ या ना? आप हमको ये बताओ। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है डीम्ड एसेट के ऊपर। क्या है ये, देखते हैं इसे। तो डीम्ड एसेंट को लेकर राष्ट्रपति ने जो रेफरेंस है उसमें ये बोला है कि डीम्ड एसेंट का मतलब कि हम मान लेंगे कि आपने एसेंट दे दिया है। जजमेंट में आपने ये बोल दिया है कि प्रेसिडेंट ने अगर 3 महीनों में एक्शन नहीं लिया तो फिर ये मान लिया जाएगा, डीम्ड माना जाएगा कि एसेंट दे दिया गया है। और गवर्नर ने अगर 1 महीने में नहीं लिया तो फिर ये मान लिया जाएगा कि भैया डीम्ड एसेंट जो है वो दे दिया गया है। अब ये पूछा गया है कि जब तक एक बिल उसको पास करके कानून बनाया ही नहीं गया है, वो बिल अभी पास होकर कानून बना ही नहीं है, और तो उसके पहले ही आर्टिकल 200 या फिर आर्टिकल 201 के तहत में गवर्नर या प्रेसिडेंट ने क्या एक्शन लिया या क्या एक्शन नहीं लिया, इसको लेकर कोर्ट जाया जा सकता है या नहीं, या कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई कर सकती है या नहीं? आप पहले तो ये बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि जब तक कोई कानून, सुप्रीम कोर्ट का बेसिक काम ये देखना है कि भाई किसी केस में कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। कानून का अगर उल्लंघन हुआ है तो उसके हिसाब से फिर आपको सजा देनी है, सारी चीजें। इनका ये पूछना है कि एक बिल है, पास वो होगा तब जाके वो कानून बनेगा। जब वो पास ही नहीं हुआ, पास होके जब वो कानून बना ही नहीं है, उसके पहले ही आर्टिकल 200 में या आर्टिकल 201 में भारत के राष्ट्रपति या भारत के गवर्नर्स जो हैं स्टेट के अलग अलग, वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, क्या उसको लेकर केस लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, पहले तो आप ये बताओ। और दूसरा ये कि आपने जो ये कह दिया कि अगर नहीं किया तो 3 महीने में नहीं किया या 1 महीने में नहीं किया तो ये डीम्ड एसेंट मान ली जाएगी। ये जो कंसेप्ट ऑफ डीम्ड एसेंट है जो आपने जजमेंट से आप लेकर आए हो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में कहीं पर है नहीं। भारत के पूरे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई ये जो चीज है अगर इतने इतने वक्त में नहीं हुई तो वो मान ली जाएगी कि वो हो गई है। इस तरीके की जो डीम्ड एसेंट की बात है, ये जो मान लिए जाने का कंसेप्ट है, वो संविधान में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये जो क्वेश्चन आप, ये जो कंसेप्ट आप लेकर आ रहे हो, ये कहां तक सही है? इनडायरेक्टली ये सवाल ये पूछ रहा है कि इसने एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा डीम्ड एसेंट का जो ये पूरा डॉक्ट्राइन लेकर आए हो, इसकी वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठा दिए हैं कि संवैधानिक रूप से ये जो पूरा डीम्ड एसेंट का कंसेप्ट जो आप लेकर आए हो, ये भारत में लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर भी जो है बात की जानी चाहिए। ऐसे आप मनमर्जी से कोई भी डॉक्ट्राइन नहीं थोप सकते जिसका संविधान में कोई जिक्र ना हो। तीसरा क्वेश्चन, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, the reference also raised questions about substantial question of law being decided by a 2-judge bench without referring it to a minimum 5-judge bench as prescribed in article 145(3) of the constitution। तो आर्टिकल थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आर्टिकल 145 उसका जो सब क्लॉज 3 है, 145 सब क्लॉज 3 में ये बोला गया है कि आर्टिकल 143 के तहत में अगर भारत का राष्ट्रपति को रेफरेंस मांगता है तो 5 जजेस की जो है पूरी की पूरी एक बेंच बनाई जाती है, और ये बेंच फिर मिलकर जो है जो भी ओपिनियन देती है, मेजॉरिटी ओपिनियन उसका जो है फिर उसको आपको आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें टाइम लिमिट वगैरह डिसाइड की गई है, इसने एक बड़ा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसको डिसाइड किया था।
और मैंने अभी आपको बताया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 5 जजेस की जो है बेंच बैठती है मिनिमम, इससे कम नहीं बैठ सकती। तो ये जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है, इसको लेकर सिर्फ 2 जजेस की बेंच जो है वो अपना फैसला कैसे दे सकती है, इसको 5 जजेस की बेंच के पास में जाना चाहिए था, जैसे आर्टिकल 145(3) में लिखा गया। तो फिर इस बात का पालन क्यों नहीं हुआ और 2 जजेस की बेंच ने इस तरीके का जो एक बड़ा फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत के राष्ट्रपति को ऑर्डर दे रहा है एक तरीके से, और गवर्नर्स को ऑर्डर दे रहा है, और अगर आपने इतने टाइम लिमिट में काम नहीं किया तो फिर आपका एक काम आपने कर दिया ऐसा मान लिया जाएगा, इस तरीके की जजमेंट पास कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। कम से कम 5 जजेस की जो आपकी बेंच है उसको बैठना चाहिए था। 2 जजेस की बेंच इस तरह से बैठकर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे डिसाइड कर सकती है, ये सवाल भी जो है पूछ लिया गया। तो तगड़े क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक मेजर शोडाउन जो है इसकी शुरुआत अब हमको देखने के लिए मिलेगी। एग्जीक्यूटिव यानी कि आपकी सरकार वर्सेस जुडिशरी जो है, इसके बीच में अब एक मेजर शोडाउन जो है आपको यहाँ से होता हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से ये सुनने में आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी लक्ष्मण रेखाएं लांग रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। पलट के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है इस पे फॉर्मल इनफॉर्मली जो है कई बार आपकी टिप्पणियां वगैरह की गई हैं, सारी चीजें चल रही हैं, मगर ये पर्टिकुलर एक जो फैसला है कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि ओवर रीच, कई लोगों का मानना है कि ओवर रीच हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा फैसला है, इसने कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया है। जो भी है, सब लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मदद से सरकार ने भी जो है अपना कहीं ना कहीं एक ओपिनियन बताई है कि सरकार के गले के नीचे फैसला अच्छे से नहीं गया है। और अब ये जो कई लोग बोल रहे हैं जुडिशियल ओवर रीच है, कई लोग जो बोल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी है, दोनों चीजें अब हमको जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी, क्योंकि जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव के बीच में अब एक मेजर शोडाउन होगा। और इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फिर जो भी फैसला निकल कर आता है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फिर जो भी राय देती है, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि शायद गवर्नमेंट उस हिसाब से, अगर वो राय उनके फेवर में गई तो फिर उस हिसाब से वो कानून वगैरह कुछ लेकर आएंगे या कुछ ना कुछ ऑर्डर वगैरह जारी होगा, और अगर उनके खिलाफ जाती है तो फिर उसके अगेंस्ट में वो कोई ना कोई कानून लेकर आएंगे या फिर कोई ना कोई ऑर्डर जारी करेंगे, मगर अल्टीमेटली सरकार अपनी मर्जी तो चलाएगी। एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूटिव जो है जिसके दैट विल प्रिवेल, और फिर वो मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, सुप्रीम कोर्ट फिर उसको जो है वो जो आगे जो भी सरकार करती है उसको नल एंड वाइट कर दे, वो एक अलग बात है, वो एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कुछ इस तरीके का जो है प्रोसेस वगैरह होने वाला है, तो देखते हैं आगे जैसा भी हो। बहरहाल ये जो है अपनी न्यूज़ है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में बताया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद फिर अगर ये मांग लिया गया तो आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 के तहत में कम से कम 5 जजेस की बेंच बनती है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 200 और 201 में क्या क्या है वो भी हमने देखा है। 200 में गवर्नर के पास में पावर्स होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर से पास बिल के रिस्पेक्ट में, और 201 के तहत में प्रेसिडेंट के पास में वीटो होता है अगर स्टेट के गवर्नर ने किसी बिल को उसके कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया है तो। इसके बाद में फिर ये जो रिसेंट आपका फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ने आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के ऊपर लिमिट्स लगा दी हैं 3 महीने और 1 महीने की, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लास्टली आपका आर्टिकल 142 जो है इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 142 का क्या लॉजिक है, इसके ऊपर इनफैक्ट सवाल पहले भी पूछे गए। तो याद रखना है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आप कह सकते हैं ओवर राइडिंग पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है कि आर्टिकल 142 के तहत में वो कैसा भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो डीम्ड एसेंट है रिसेंटली न्यूज में बना हुआ था, तो क्यों न्यूज में बना हुआ था, किस रिस्पेक्ट में, किस पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का केस है इसको भी अपने को याद रखना है। इतने कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एंड लास्टली कि किसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट के ऊपर अगर डिसीजन करना है तो सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 5 जजेस की बेंच बैठती है, इससे कम जो है इसके ऊपर फैसला नहीं लेते, और जो भी फिर उनका मेजोरिटी ओपिनियन होता है उसको माना जाता है, उसको फिर जो है लागू करवाया जाता है। इतने कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से अपने बनकर तैयार होते हैं। फिर कह रहा हूँ हाई चांसेस है यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तो उसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगले समाचार में हमको महादई रिवर के बारे में बात करनी है। महादई रिवर कहाँ है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया जाए, फिर न्यूज़ डिस्कस करते हैं। महादई रिवर इनफैक्ट ये 3 राज्यों से पास होती है, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। प्रोमिनेंटली कर्नाटक और गोवा से रिवर फ्लो करता है। तो कर्नाटक में इस रिवर को महादई के नाम से जाना जाता है और गोवा में इसको मंडोवी के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स में ये अराइज करती है और फ्लो करते हुए अल्टीमेटली ईस्टर्न अरेबियन सी जो है उसमें जाकर ये गिर जाती है। ओरिजिन इसका कर्नाटक में है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 राज्यों में फ्लो करती है। 35 किलोमीटर के आसपास ये कर्नाटक में फ्लो करती है, 45 किलोमीटर गोवा में फ्लो करती है और महाराष्ट्र में 1 किलोमीटर। इसमें भी गोवा में इस नदी को आप कह सकते हैं कि लाइफलाइन है गोवा की,
गोवा में बेसिकली दो नदियां हैं जिसको सबसे प्रोमिनेंट माना गया है, उसमें से एक आपकी महादई रिवर है, दूसरी का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। तो इसमें ये जो रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट जो है कर्नाटक में मानी जाती है। अब ये तो हो गई महादई रिवर की बात, जो अपने को बेसिक पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती है और फ्लो करते हुए ईस्टर्न अरेबियन सी में गिरती है। इसकी शुरुआत कर्नाटक से होती है, कर्नाटक में 35 किलोमीटर फ्लो करके गोवा में जाती है, गोवा में 45 किलोमीटर फ्लो करती है, 1 किलोमीटर बीच में महाराष्ट्र में फ्लो करती है और अल्टीमेटली अरेबियन सी में गिर जाती है। कर्नाटक में महादई के नाम से जानी जाती है और यहाँ पे गोवा में इसको मंडोवी नदी के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया अपना समाचार। ये तो हो गई अपनी जो महादई रिवर है उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो जवाब यह है कि गोवा में एक इसके ऊपर एक CSIR NIO ने एक पूरा का पूरा रिपोर्ट जारी किया था महादई रिवर की वाटर शेयरिंग के ऊपर। गोवा और कर्नाटक के बीच में जिस तरीके से वाटर शेयरिंग होती है उसको लेकर एक रिसर्च पेपर या एक साइंटिफिक पेपर इन्होंने बनाया था CSIR वालों ने, और इन्होंने इसको फिर जो है लॉन्च किया। ये पेपर जब से आया है और इसकी फिर जो बेसिक फाइंडिंग्स हैं जब से वो पब्लिक हुई हैं, तो उसके बाद से गोवा में एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया, या यूँ बोलना चाहिए कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो है प्रोटेस्ट वगैरह किया था। हालांकि महादई रिवर की जो वाटर शेयरिंग है उसको लेकर कर्नाटक और गोवा के बीच में लगभग 20 साल से पुराना एक लीगल डिस्प्यूट चलता आ रहा था एंड काफ़ी इसमें विवाद हुए। लास्ट में एक महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया और इस ट्रिब्यूनल ने आज से लगभग 5 साल पहले किस तरीके से वाटर इन दोनों के राज्यों के बीच में शेयर होगा उसको लेकर एक फैसला दिया था, जिसको दोनों राज्यों ने माना भी है। मगर फिर भी आज की तारीख में ये इशू जो है दोनों स्टेट्स में एक इमोशनल इशू बना हुआ है। तो जब भी इस तरीके से कोई चीज़ निकल कर आती है जो वाटर शेयरिंग के रिस्पेक्ट में कुछ खबर आ गई, जैसे कर्नाटक में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि भाई गोवा का शेयर बढ़ाया जा रहा है पानी का, गोवा में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि कर्नाटक का शेयर बढ़ाया जा रहा है, तो लोग भड़क जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, या एक लॉजिकल तरीके से चीज़ों को फिर क्रॉस वेरीफाई करके आप जो है अल्टीमेटली कुछ निष्कर्ष पे पहुंचो, वो सारी चीज़ें ना करके वो लोग डायरेक्ट अपने इस तरीके से वो इमोशनल रिस्पॉन्स देने लगते हैं, जो कई बार फिर जो है काफ़ी आप आउट ऑफ द हैंड चीज़ें निकल सकती हैं, इस तरीके की स्थितियां क्रिएट कर देते हैं। तो समाचार ये जो पूरा का पूरा पेपर था इसका नाम है महादई रिवर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंटरस्टेट डिस्प्यूट, ये इस पेपर का नाम था। इसमें इन्होंने किया ये कि इस रिवर का जो वाटर बजट है, इसमें कितना क्या पानी फ्लो करता है, मानसून में कितना पानी बढ़ जाता है, ओवरऑल ऑन एन एवरेज कितना पानी इसमें से फ्लो करता है, ये सारी चीज़ों को इन्होंने डाटा जो है एनालाइज किया। इसके लिए एक तो उन्होंने इसकी रेनफॉल मैपिंग करी कि मौसम जब बारिश का मौसम रहता है तब कितना क्या पानी है और कितना इसका जो है फ्लो बढ़ता है, इसका ओवरऑल व्यास कितना बढ़ जाता है, सारी चीज़ों को देखा गया। एंड रेन रन ऑफ मॉडल, पानी जब चला जाता है उसके बाद कैसी क्या स्थिति बनती है, सारी चीज़ों के इन्होंने एनालिसिस वगैरह किया। उसके बाद में इन्होंने ये लिखा है अपने पेपर में कि भाई ये सारा एनालिसिस कर हमको एक बात समझ में आई है कि महादई रिवर के किसी भी पॉइंट पर आप चाहो तो वाटर डिस्चार्ज बढ़ा सकते हो या वाटर डिस्चार्ज कम कर सकते हो, या इस तरीके से इन्होंने जो है बात बोली। और इसके बेसिस पे फिर इन्होंने ये बोला कि आप चाहो तो फिर एक कर्नाटक जो है उसका पानी जो है आप बढ़ा सकते हो, या फिर उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप ज़्यादा वाटर फ्लो करवा सकते हो फलाने सीजन में, क्योंकि इतना पानी आप निकाल दोगे तो मानसून में वैसे भी पानी आ रहा है, तो वो एक बात बराबर हो जाएगी। अब ये लॉजिकल बात है कि आपने जितना निकाला अगर उतना ही पानी वापस आ गया तो फिर नदी में पानी की मात्रा तो बनी रहेगी। मगर जैसे ही खबर उड़ गई कि कर्नाटक में ज़्यादा पानी चला जाएगा या फिर अपना पानी कम हो जाएगा, तो गोवा में कुछ लोगों ने इसके ऊपर उठा के प्रोटेस्ट कर दिया। हालांकि बाद में समझाया गया था तो वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया, बट फिर उससे एक ही बात समझ में आती है कि ऐसा डिस्प्यूट जो 5 साल पहले सॉल्व हो चुका है और जिसके किसी एस्पेक्ट के बारे में साइंटिफिक पेपर पे सिर्फ आपके स्पेकुलेशंस वगैरह किए जा रहे हैं, उस पर भी अगर गलत तरीके से फैक्ट्स को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो किस तरीके से इश्यूज वगैरह क्रिएट हो सकते हैं, ये बात अपने को इस पर्टिकुलर न्यूज़ से निकल कर आती है। अब ये सब तो किसी काम का है नहीं कि प्रोटेस्ट होगा फलाना ठिकाना। महादई रिवर के बारे में मगर ये बेसिक बातें अपने को याद रखनी है कि गोवा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइफलाइन में से एक ये मानी गई है, बट इसका ओरिजिन कर्नाटक में होता है। 3 राज्यों में फ्लो करती है, वेस्टर्न घाट से शुरू होती है और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। कर्नाटक में महादई और गोवा में मंडोवी के नाम से इसको जाना जाता है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा और अपने काम का यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ भी पूछा गया तो वो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाएगा और इस रिवर के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स पे ही बात होगी, उसी के ऊपर क्वेश्चन जो है निकल कर आएगा। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में हमको बात करनी है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो समाचार यह है कि पाकिस्तान वालों का ये कहना है कि भाई हम इंडस वाटर ट्रीटी के रिस्पेक्ट में बातचीत को फिर से शुरू करना चाहते हैं, और पहलगाम का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से इंडिया ने ये जो पूरा इंडस वाटर ट्रीटी जो है जिसको पॉज कर दिया है, तो उसको फिर से शुरू किया जाए, हमारी इस तरीके की इच्छा है। और इसी रिस्पेक्ट में इन्होंने इंडिया को, या फिर यूँ बोलना चाहिए इंडिया की जो आपकी जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उनको एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो इंडिया जो है अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करे जो फिर पाकिस्तान का जो इंडस कमीशन है उनके साथ में इस बातचीत को आगे बढ़ा सके और इंगेज कर सके उनके साथ में, और किसी निर्णायक फैसले तक पहुंचा जा सके इन सारी चीज़ों को लेकर, और इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से यथावत किया जा सके, इस सब की प्रोसेस जो है चालू हो सके। इस तरीके की खबरें पाकिस्तान से जो है निकल कर आ रही हैं।
इंडस वाटर ट्रीटी के तहत में देखिए होता क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी तरफ से इंडस कमिश्नर्स अपॉइंट करती है। अब ये जो इंडस कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं तो दोनों देशों के फिर जो डेलीगेशंस होते हैं वो एक दूसरे को फिर लीड करते हैं, एक दूसरे के डेलीगेशंस को लीड करके लाते हैं और इनके बीच में फिर आपस में वाटर शेयरिंग के जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, इंडस रिवर की वाटर शेयरिंग के एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत होती है कि किस तरह से पानी शेयर किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी बातें जो है होती हैं। और ये 1960 में जब से आपकी ट्रीटी चालू हुई थी उसके बाद से जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस फोर्स में है। वक्त वक्त पर ये इंडस वाटर कमीशन की जो आपका एनुअल मीटिंग्स होती हैं और ये लोग इस ट्रीटी को किस तरह से फिर आगे चलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं आए, फ्रिक्शन के कोई इश्यूज होते हैं उनको कैसे डील किया जाए, उसको लेकर आपका रेगुलर बेसिस पर जो है मिलते रहते थे और बातचीत इनके बीच में होती रहती थी। ऑन एन एवरेज एक साल में इनकी कम से कम एक मीटिंग जो है वो होती ही होती थी। हालांकि इंडिया ने, और यह ऐसा नहीं कि पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ इसके बाद की बात है, इंडिया ने पिछले सितंबर में भी इस बात को कह दिया था कि अब से जो है परमानेंट इंडस कमीशन जो है जिसकी साल में कम से कम एक मीटिंग होती है और जिसको इंडस कमिश्नर्स लीड करते थे, अब ये मीटिंग तब तक नहीं होगी जब तक इंडिया और पाकिस्तान की सरकार आपस में मीट नहीं करती और इंडस वाटर ट्रीटी का फिर से रीनिगोशिएशन नहीं होता। इसके पीछे इंडिया का तर्क ये था कि 1960 में जब ये ट्रीटी साइन हुई थी उससे लेके आज हम 2025, ये जो बात है 2024 में कही गई थी, अगर हम 2024 का रेफरेंस लेकर चले तो 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 64 साल जो है इस ट्रीटी को साइन किए हो चुके हैं। इस बीच में ये पूरा जो क्षेत्र है जिसमें जहां से ये आपकी इंडस रिवर गुजरती है उसकी, या फिर इंडस रिवर की जो आपकी ट्रिब्यूटरीज गुजरती है उसकी जो डेमोग्राफी है वो बदल गई है। यहाँ पे रहने वाले लोगों की आबादी और संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब जब ये ट्रीटी साइन हुई थी अब तब की अपेक्षा में, क्योंकि अब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई है तो हमारी भी पानी की जरूरतें बढ़ गई हैं, इसलिए 1960 में जो फैसला किया गया था उसको यथावत नहीं रखा जा सकता और इंडस वाटर ट्रीटी का रीनिगोशिएशन जो है जरूरी हो गया। तो अब परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग तभी होगी, और ये पिछले साल की बात है, 2024 में बात कह दी गई थी कि जब इंडिया और पाकिस्तान की सरकार बैठ के फिर से जो है इंडस वाटर ट्रीटी को रीनिगोशिएट कर लेंगी, उसके बाद ही जो है मीटिंग होगी। और इस तरीके की जो परमानेंट इंडस कमीशन की आखिरी मीटिंग हुई थी वो 2022 में करवाई गई थी। उसके बाद से 4 बार ट्रीटी को रीनिगोशिएट करने को लेकर पाकिस्तान को नोटिस वगैरह भेजे जा चुके हैं। इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, तो फिर हमने बोला कि बैठे रहो, फिर हमको भी अब जो है किसी तरीके की कोई मीटिंग तुम लोगों के साथ में करनी ही नहीं है। हमारी पोजीशन क्लियर है कि रीनिगोशिएशन जो है वो सरकारों के बीच में ही हो सकता है। इंडस कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी तरफ से इस तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी, क्योंकि जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तब भी एक तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही बात हुई थी। उनकी तरफ से उनके जो डिक्टेटर मिलिट्री के थे वो आए थे और अपनी तरफ से नेहरू जी ने जो है साइन किए थे। तो जब सरकार और सरकारों के बीच में ही जब ये पूरी की पूरी ट्रीटी साइन हुई थी तो रीनिगोशिएशन भी सरकारों के बीच में ही होगा, और जब तक वो नहीं होता तब तक इंडस कमिश्नर्स की आपस में मीटिंग का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए अब ये मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। अब इंडस वाटर ट्रीटी के तहत में देखें भारत के ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। प्रोमिनेंटली जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग आपकी इंडस की जो रिवर्स हैं, झेलम हो गई, चेनाब हो गई और इंडस रिवर हो गई, इनका लगभग 80% पानी जो है वो पाकिस्तान में जाता है और हम लोग सिर्फ उसका 20% पानी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इंडिया जो है वो इंडस के ऊपर, झेलम के ऊपर और चेनाब के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट हाइडल पावर स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स भी नहीं बना सकता, कोई डैम्स वगैरह जो है इस तरीके के नहीं बना सकता जिसमें इनके पानी को रोका जाए, इनका फ्लो जो है वो किसी तरह से डिस्टॉर्ट किया जाए। साथ ही साथ हमको हमेशा ये इंश्योर करना है कि इन तीनों रिवर्स में वाटर लेवल इस तरह से बना रहे कि ना तो पाकिस्तान की तरफ में एकदम से कोई फ्लैश फ्लड आ जाए, एकदम से कोई आपका फ्लडिंग वगैरह हो जाए, और ना कुछ इस तरीके की स्थिति बने कि पानी इतना कम हो जाए कि उनकी तरफ में जो एग्रीकल्चर है उस पर किसी तरीके का इम्पैक्ट पड़े। अब ये जो ट्रीटी है पूरी की पूरी गुड फेथ में साइन हुई थी और सारी चीजें थी। हम लोगों ने ये 3 रिवर्स इनको दे दिए और ये सारी बातें हमने मानी कि हम ऐसा करेंगे कि हम इस पर डैम भी नहीं बनाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि फ्लड भी ना आपकी तरफ, इंश्योर करेंगे कि आपका पानी इतना रहे कि आपकी एग्रीकल्चर भी वगैरह भी ठीक होता रहे। मगर जिस तरीके की पॉलिसी पाकिस्तान की हमारे साथ रही है और उन्होंने जिस तरीके का खेल हमारे साथ खेला है, तो उसके बाद में फिर वही बात जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, लगभग वही स्थिति जो है यहाँ पे बनकर तैयार होती है। पहलगाम का जो इंसिडेंट हो गया इसके बाद तो खैर हम लोगों ने डिसाइड ही कर लिया है कि अब जो है हम एक पानी की बूंद नहीं देंगे पाकिस्तान को, एंड अब ट्रीटी जो है उसको हम लोगों ने बाकायदा पॉज कर दिया है और क्लियर कर दिया है कि जब तक अपनी तरफ से आप अपनी एक्टिविटीज़ को जो है सुधारते नहीं हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने वाली जो हरकतें आप कर रहे हैं जब तक ये बंद नहीं होंगी तब तक अब आपको पानी नहीं मिलेगा। अब कहने को हमने भी बोल दिया कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, मगर अभी पूरा पानी तो खैर रोकना पॉसिबल नहीं, बट फिर भी जो कदम हमने उठाए उससे सिग्निफिकेंट ड्रॉप पानी का जो है उसमें आपको फ्लोज में देखने के लिए मिला है। कई बार फिर पानी वगैरह छोड़ा भी गया है जिसके चलते फ्लड जैसी स्थितियां भी उस तरफ में बनी थी, उसको भी लेकर उन्होंने शिकायतें करी थी। बट पहलगाम के बाद में देश का मूड बन गया है कि अब ये ट्रीटी जो है इसको बदला जाएगा। खैर जब हम लोगों ने पॉज वगैरह किए थे और ये ट्रीटी को पॉज किया था तो उसके बाद बढ़ के इन्होंने खूब मानी थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर और ये और वो खूब बातें हुई थी। मगर फिर अल्टीमेटली जब पहलगाम के बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और जब इनको दिख गया कि भारत अब जो है वो इस मूड में नहीं है कि आसानी से छोड़ देगा, तो सारी अपनी रिटोरिक वगैरह छोड़ के अब अल्टीमेटली लेटरबाजी पर आ गए। देखते हैं आगे यहाँ से क्या निकल कर आता है। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि चलें ठीक है, आप क्योंकि
वाटर जो है आप इस तरह के इसके इंटरनेशनल कानून बने हुए हैं कि अगर आपके यहाँ से फ्लो होता हुआ किसी दूसरी कंट्री में पानी जा रहा है तो आप उसको सिग्निफिकेंटली रोक नहीं सकते हैं, सारी चीज़ें। मगर जिस तरीके की कंडीशंस हैं और जिस तरह से इंडिया का भी क्लाउड बढ़ा है, तो पाकिस्तान को हम लोग रीनिगोशिएट करने के लिए तो मजबूर कर ही सकते हैं और करेंगे ही करेंगे। और बाकी जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, बेहतर यही है कि हम लोग कोशिशें करके जितना हो सके इसके वाटर को जो हम लोग यूं ही पाकिस्तान में जाने दे रहे थे, इसका यूटिलाइजेशन अपने लिए करें, वही बेहतर है। बाकी जो होगा फिर आगे वो देखा जाएगा। बट फिलहाल भय बिन हुए ना प्रीत जो बात कही गई थी, जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोहराई थी, वही वाली बात अब जो है साबित हो रही है। जब से पाकिस्तान के प्रति भारत का स्टैंड अप खड़ा हुआ है, तो रिटोरिक वगैरह छोड़ छाड़ के उसने अपना जो एक पेशे में नरमी दिखाना शुरू तो करी है, और इनको मेंड करने की ज़रूरत है। बाकी देखते हैं चीज़ें यहाँ से कहाँ जाती हैं। हाल फिलहाल ये स्थिति जो है अपनी बनी हुई है। चलें नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगले समाचार में हमको इसरो के बारे में बात करनी है। तो इसरो जो है संडे को 101st अपना लॉन्च करने वाला है। PSLV C61 के ऊपर EOS 09 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, और ये जो EOS 09 मिशन है ये इसरो का 101st लॉन्च रहने वाला है। 18 मई संडे के दिन ये लॉन्च करवाया जा रहा है। अब PSLV जो है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके ऊपर आपका जो ये EOS 09 को जो लॉन्च किया जा रहा है ये क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। तो EOS बेसिकली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एंड इसके लॉन्च हो जाने के बाद में जब इसको सक्सेसफुली अपनी कक्षा में स्टैब्लिश कर लिया जाएगा, तो इसके साथ में इंडिया की जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ हैं इन ऑल वेदर कंडीशंस वो बढ़ जाएंगी। जनरली देखिए क्या होता है कि अगर मौसम बहुत साफ हो, बादल वगैरह नहीं हो, तब तो आपकी सैटेलाइट्स से जो पिक्चर्स आती हैं वो बहुत बढ़िया आती हैं, सैटेलाइट्स की मदद से सर्वेलेंस बहुत बढ़िया तरह से हो सकता है। मगर जब बादल हो, मौसम बहुत खराब हो, खासतौर पे काले बादल हों, खूब इस तरीके के झमाझम बारिश हो रही हो, उस तरीके के जब क्लाउड्स वगैरह हों, तो फिर वो पूरे क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर ऑब्जर्वेशन करना सैटेलाइट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मगर EOS 09 ने जो है इस सारी समस्या को दूर कर दिया है, और अब किसी भी तरीके की वेदर कंडीशंस हो, ये सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन जो है अर्थ का बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कर सकेंगे, और इंडिया के जो भी हिस्सों का हम ऑब्जर्वेशन वगैरह कराना चाहते हैं वो अच्छे से हो पाएगा। अब ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें जो रडार सिस्टम लगाया गया है उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें काबिलियत है कि वो हाई रिजोल्यूशन इमेजेस जो है अर्थ की सरफेस की राउंड द क्लॉक किसी भी वेदर कंडीशन में जो है उनको कैप्चर करने की क्षमता रखता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बारिश है, कितने बर्फ पड़ रही है, कितने ओले गिर रहे हैं, मगर हर परिस्थिति में ये सैटेलाइट जो है अपना काम बेहतर से बेहतर तरीके से करने में सक्षम है। तो इस तरीके से इंडिया की वेदर कंडीशंस के रेस्पेक्टिव में सर्विलांस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 के लॉन्च होने के साथ में जो इसरो का 101st लॉन्च है बेहतर हो जाएंगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, सबसे पहला तो यही बनेगा कि रिसेंटली इसरो ने अपना 101st लॉन्च किया है, तो उसमें उसने कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, याद रखना है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 या फिर EOS 09। कौन से व्हीकल पे किया गया था, तो PSLV C61 के ऊपर में किया गया था। एंड EOS 09 क्या है, तो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो ऑल वेदर कंडीशंस में सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज जो है इंडिया की बूस्ट करती है। डजंट मैटर अब किस तरीके का मौसम है, मगर आपको जो भी सर्वेलेंस वगैरह में आपको फोटोग्राफ्स, वीडियोस, इमेजेस वगैरह चाहिए वो हाई रिजोल्यूशन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ की किस तरीके का वेदर कंडीशन है, राउंड द क्लॉक 24/7 थ्रू आउट द ईयर आपको मिलती रहेंगी। अब इसमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी, ये बात जो है यहाँ से क्लियर हो जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 17 मई 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।